पूरी दुनिया आज एक ही मुल्क के बारे में बात कर रही है और वो मुल्क है सीरिया यानी शाम। लेकिन सवाल ये है कि शाम का आखिर होगा क्या। मौजूदा सूरत हाल ये है कि HTS के बागी जंगजू बशारुल असद की हुकूमत को गिराकर शामी दारुल हुकूमत दमिश्क पर काबिज हो चुके हैं, जबकि सीरियन प्रेसिडेंट बशारुल असद मुल्क से फरार होकर रूस में पनाह ले चुके हैं। इस मौके का सबसे पहला फायदा इजराइल ने उठाया है, जिसने लावारस मुल्क को निशाना बनाते हुए लिबनान और गुलान हाइट्स से अपनी फौजें शाम में दाखिल कर दी हैं। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इजराइल के टैंक सीरियन टेरिटोरियल सोवरेनिटी को रोंदते हुए सीरिया के अंदर तक पहुंच चुके हैं। और जो टाइम्स ऑफ इजराइल है उसका ये दावा है कि जो दारुल हुकूमत दमिश्क है उससे महज 16 किलोमीटर दूर है इस वक्त जो इजरायली फोर्सेस है। ये मौजूदा सूरत हाल है। तो आप जरा तस्वुर करें उस सूरत हाल का कि जब किसी मुल्क का जो हुक्मरान है उसे अपनी जान बचाकर मुल्क छोड़ना पड़े और वो मजबूर हो जाए किसी और मुल्क में पनाह लेने के लिए। शुरू में कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आई थी जिनमें कहा गया था कि फरार होते वक्त बशारुल असद के तैयारे पर हमला हुआ है और वो इस हमले में मारे गए हैं। लेकिन ताहम इसके बाद रूस की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई कि बशारुल असद महफूज हैं, लेकिन अपनी हिफाजत के लिए शाम छोड़ चुके हैं। जिसके बाद फिर कंफर्म कर दिया गया कि वो रूस में ही मौजूद हैं, लेकिन ताहाल उनका जो एग्जैक्ट जो उनकी लोकेशन है उसका किसी को भी मालूम नहीं है। अब जबकि दमिश्क बागियों के जेरे कंट्रोल है और बशारुल असद मुल्क छोड़ चुके हैं, दिहाइयों पर मुहित इस जंग की दास्तान ने एक नया मोड़ ले लिया है। इस क्राइसिस के असरात बहुत वसी हैं, जो पुराने इत्तेहादों, नई हिकमत अमलियों और शाम पर मरकूज आलमी तवज्जो को नई शक्ल दे रहे हैं। तो इससे पहले कि हम अपने प्राइमरी सवाल का जवाब तलाश करते हुए सीरिया के मुमकिना मुस्तकबिल का एनालिसिस करें, एक खाका बनाएं कि मुमकिना तौर पर सीरिया का मुस्तकबिल क्या हो सकता है, उससे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर शाम में जो खाना जंगी 2011 में शुरू हुई थी और फिर एक हमने उसमें वक्फा देखा था 2016-17 में, वो खाना जंगी दोबारा शुरू क्यों हुई और इतनी रैपिडली जो बागी हैं उन्होंने आखिर सिटीज़ को, जो शहर थे, बड़े स्ट्रेटेजिक सिटीज़ थे, उन पर कब्जा कैसे हासिल किया। तो इस कहानी में तकरीबन 8 साल के वक्फे के बाद शाम के बागियों ने 30 नवंबर को हलब शहर पर कब्जा करके अपनी पेशकदमी का आगाज किया था और अब दारुल हुकूमत दमिश्क भी उनके कब्जे में आ चुका है। जबकि खाना जंगी में अचानक बड़े और ड्रामाई इजाफे की वजह से हजारों अफराद उन इलाकों से नकल मकानी करने पर मजबूर हुए थे जो कई सालों से दोनों फरीकैन के मबैन किसी भी बड़ी लड़ाई के ना होने की वजह से कदरे पुरअमन समझा जाता था और लोग वहां पर मूव हुए थे, सेटल हुए थे। यहां तक कि तकरीबन 2 हफ्ते कबल बागियों ने असद रजीम को एक बड़ा और अचानक झटका लगाया था। बागियों ने अचानक और मुनज़्ज़म हमला करते हुए हमा शहर पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया और 1 हफ्ते से भी कम वक्त में उन्होंने मुल्क के शुमाल में बड़े पैमाने पर छापामार कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। बागियों की छापामार कार्रवाइयों में पहला बड़ा इनाम जो उन्हें हासिल हुआ वो 1 हफ्ता कबल हल्ब का कंट्रोल हासिल करना था, जो सबसे ज्यादा आबादी वाला शाम का दूसरा बड़ा शहर है उसके दारुल हुकूमत दमिश्क के बाद। शामी खाना जंगी की गुज़श्ता लहर में बागी कोई भी ऐसी अहम कामयाबी हासिल नहीं कर सके थे, लेकिन इस मर्तबा बागियों की ये पे दर पे बड़ी कामयाबियां हैरत अंगेज हैं। हमा पर कब्जा करने के बाद उन्होंने फौरन खुमस पर भी कब्जा कर लिया। ये शहर शाम के सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक अहमियत वाले शहरों में से एक है और इन्हीं शहरों ने दमिश्क तक बागियों की राह हमवार की है। जब से ये तनाज़ा शुरू हुआ है, हल्ब शामी खाना जंगी का मरकज रहा है। असद की फोर्सेस ने दिसंबर 2016 में शहर पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया था, जो दोबारा इस्तेहकाम हासिल करने की जुस्तजू में अहम मोड़ साबित हुआ था और इसके बाद जंग असद के हक में खत्म हुई थी 2016 के इख्तिताम तक। हालांकि इस दौरान शाम के कुछ हिस्से हुकूमत के कंट्रोल से बाहर रहे, लेकिन बशारुल असद ने हल्ब से लेकर लाज़किया, हमा, हुमस और जनूब की तरफ दमिश्क तक के तकरीबन तमाम इलाके पर अपना कब्जा मजबूत कर लिया। बागियों के जेरे कब्जा वाहिद इलाका इदलिब ही रह गया था जो असद के कंट्रोल से बाहर था और फिर बाद में यही इलाका बागी फोर्सेस का गढ़ बन गया और तमाम जो रिबेलियन ग्रुप्स थे वो इसी इलाके में जमा होना शुरू हो गए। सीरिया के इक़्तिदार की इस तमाम तर लड़ाई के दौरान असद की जीत का इन्हिसार बड़ी हद तक रूसी फ़ज़ाई इमदाद और ईरानी ज़मीनी फोर्सेस पर था, जिसने असद को मुकम्मल तौर पर इन इत्तेहादियों पर डिपेंडेंट कर दिया था।
लेकिन 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले ने शाम में रूस की मुदाखलत को बहुत हद तक महदूद कर दिया। वहीं मॉस्को की तवज्जो कम होने के साथ ईरान ने असद के मजीद करीब होने की कोशिशें तेज कर दी। लेकिन इस बदलती हुई सूरत हाल में असद ने मुकम्मल कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए ईरान से एक मुहतात दूरी इख्तियार करना शुरू कर दी और अगले 2 सालों में यूएई और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लाने की कोशिशें भी तेज कर दी। अगस्त 2023 में शाम को अरब लीग में दोबारा शामिल कर लिया गया, जो असद की उन्हीं कोशिशों का समर था कि उसे खित्ते के दीगर अरब मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात बहाल करने का एक और सुनहरी मौका मिला था। अहम असद इस सुनहरी मौके से कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर सका, क्योंकि इसी दौरान 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले ने खित्ते की सियासत का रुख यकसर तौर पर बदल कर रख दिया। वहीं असद को भी अंदाजा हो गया था कि इस नई जंग के नतीजे में शाम में भी बहरान पैदा होगा, इसीलिए उसने तुर्की के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने की कोशिशें भी तेज कर दी। लेकिन असद ने तुर्की में मुकीम तकरीबन 30 लाख शामी पनाह गजीनों को वापस कबूल करने से इनकार कर दिया और अगली किसी भी पेशरफ्त को शामी इलाकों से तुर्की की फौजों की वापसी से मशरूत कर दिया। साथ ही असद की फोर्सेज ने इदलिब पर तोपखाना हमले करके कशीदगी मजीद बढ़ा, जिसके नतीजे में मजीद पनाह गजीन तुर्की की तरफ फरार होने लगे। इससे तुर्की पर दबाव बढ़ा, जहां नस्ली बुनियादों पर तुर्कों और शामी पनाह गजीनों के दरमियान कशीदगी मुसलसल बढ़ रही थी। तुर्क सदर ने इस सिलसिले में पुतिन से मुदाखलत की दरखास्त की, लेकिन यूक्रेन की जंग में फंसा रूस ज्यादा कुछ न कर सका। एक जानिब शाम में ये कशमकश जारी थी तो दूसरी जानिब ईरान और हिजबुल्लाह पर इजरायली हमले मजीद बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से इन दोनों की तवानाइयां शाम की बजाय इजरायली जाहिरियत से अपने दिफा में सर्फ हो रही थी। ईरान के असर और रसूख में कमी के साथ ही तुर्की ने भी अपनी हिकमत अमली तब्दील कर ली और बशारुल असद पर प्रेशर बढ़ाने के लिए शाम में अपनी प्रॉक्सीज की हिमायत को मजीद बढ़ा दिया, यानी अपनी प्रॉक्सीज को एक मरतबा फिर एक्टिव कर दिया। और फिर पूरी दुनिया ने देख लिया कि किस तरह 2 हफ्ते से भी कम वक्त में या तकरीबन 10 दिन से भी कम दिनों में जो असद रजीम थी, अल असद खानदान का 50 साला इक़्तिदार था शाम में, वो इख्तिताम को पहुंचता है और बागी दमिश्क पर कब्जा कर लेते हैं और असद को मुल्क से फरार होना पड़ता है। वहीं दूसरी जानिब अगरचा बागी ग्रुप असद के खिलाफ मुत्तहिद हैं, लेकिन अपने नजरियात और मकासद में बहुत मुख्तलिफ बल्कि कुछ तो मुतजाद हैं। दमिश्क पर काबिज बागी इत्तेहाद अंदर से बहुत ज्यादा फरजाइल है। इस इत्तेहाद की क़यादत इस वक्त बागी ग्रुप हैयत तहरीरुल शाम, जिसे HTS भी कहा जाता है, वो कर रहा है, जिसकी तारीख फिरकावारियत और शिद्दत पसंदी के साथ जुड़ी हुई है। अगरचा HTS ने असद रजीम के खात्मे में अहम किरदार अदा किया है, लेकिन इसकी हुकूमत चलाने और मुख्तलिफ जमातों को मुत्तहिद करने की सलाहियत अभी तक गैर यकीनी है। दरअसल सदर असद के मुल्क से फरार की वजह से न सिर्फ शाम की हुकूमती इलाकों में एक खला पैदा हुआ है, बल्कि इससे पूरे खित्ते में एक बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है। सबसे बढ़कर असद की हामी शामी फोर्सेज ने भी बागियों के मुकाबले में बहुत कम, या आप ये भी कह सकते हैं कि बिल्कुल कोई भी मज़ाहमत नहीं दिखाई है। इसका अंदाजा आप इस चीज से लगाएं कि जब बागी जंगजू दारुल हुकूमत दमिश्क में पहुंचे या दमिश्क में दाखिल हो रहे थे तो उन्हें किसी किस्म की जरा भी मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। शामी फौज के तमाम मोर्चे खाली पड़े थे, बल्कि शामी फौजी तो अपनी वर्दियां भी वहीं उतार कर फेंक गए थे और सड़कों पर शामी फौज के टैंक्स, जीपें और उनकी उतारी हुई वर्दियां जा बजा पड़ी थी। इसके अलावा बागियों के दमिश्क पर कब्जे के साथ ही शामी वजीर आजम मोहम्मद गाजी जलाली ने ऐलान किया कि वो दमिश्क में ही मौजूद हैं और हुकूमत अपोजिशन के साथ मामलात तय करने और तमाम कंट्रोल अबूरी हुकूमत के हवाले करने के लिए तैयार है। नुमा जो कि इस वक्त लीड कर रहे हैं इस ग्रुप को, अल जुलानी जिनको कहा जाता है और इनका मुकम्मल नाम है अबू मोहम्मद अल जुलानी, उन्हें दहशतगर्द करार दिया था अमरीकी सफारत खाने ने और उसके सर पर $10 मिलियन का इनाम भी रखा था। ताहम अब ये बयानिया भी यकसर तौर पर बदल चुका है। आज अमरीकी मीडिया अल जुलानी को बागी रहनुमा या इनकलाबी रहनुमा के तौर पर पेश कर रहा है। इस इक्वेशन को देखते हुए भी शाम में किसी मुमकिना खुफिया साजिश के होने के शकूक शुबहात में मजीद इजाफा हो जाता है। तो शामी खाना जंगी के नतीजे में पैदा होने वाली मौजूदा गैर यकीनी सूरत हाल इलाकाई और आलमी ताकतों को नए सिरे से अपनी हिकमत अमलियां मुरतब करने पर मजबूर कर रही है। सबसे पहले ईरान है, जो गुज़श्ता दिहाई से शाम के तनाज़े का मरकजी हिस्सा रहा है और इसने लिबनान में हिजबुल्लाह के साथ इराक के जरिए शाम को एक अहम राब्ते के तौर पर इस्तेमाल किया है। तेहरान के मुस्तकबिल का तयन इस बात पर मुनहसर होगा कि आया वो असद हुकूमत के बाकी मांदा इत्तेहादियों को दोबारा अपने साथ जमा कर सकता है या नहीं। वहीं रूस के लिए शाम महज खित्ते में अपने असर रसूख और आलमी ताकत की नुमाइश का ही एक मामला है।
एक तिहाई कबल 2015 में रूस की फौजी मुदाखलत ने रूस के मेजर पावर के इमेज को मुस्तहकम किया था। ताहम रूसी हिमायत याफ्ता असद हुकूमत का खात्मा रूसी असर व रसूख के लिए एक शदीद धचका साबित हुआ है, जिससे इसके इत्तेहादियों में अपनी सलामती के लिए रूसी इत्तेहाद पर इत्तेमाद में यकीनी तौर पर कमी पैदा होगी। तो रूस, जिसने असद की बका पर भारी इन्वेस्टमेंट की थी, अब खित्ते में अपने कमजोर होते हुए असर व रसूख का सामना कर रहा है। इसीलिए मौजूदा हालात में मॉस्को का जो फोकस है वो तरतूस में मौजूद अपनी नेवल बेस को महफूज रखना है। और इस तमाम तर सूरत हाल में बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि जो बागी या जो रेबल ग्रुप इस वक्त इक़्तिदार पर कब्जा जमा चुके हैं, उनकी जानिब से रूस को ये यकीन दहानी करवा दी गई है कि आपकी जो नेवल बेस है, जो आपकी मिलिट्री बेस है या जो आपका मिलिट्री फुटप्रिंट सीरिया में मौजूद है वो महफूज रहेगा, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा शाम में बदलते हुए हालात के मुताबिक अपने मफादात को ढालना भी रूस की इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत है। रूस के बाद आता है तुर्की, जो शाम के साथ 911 किलोमीटर की सरहद रखता है। इस तनाज़े के बाइस सबसे ज़्यादा मुतासिर तुर्की ही हो रहा है। वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट्स के बरखिलाफ हिज़्ब तहरीर अल शाम यानी HTS पर तुर्की का बराह रास्त कोई कंट्रोल नहीं है। माजी में तुर्की ने HTS को शाम के हकीकी अपोजिशन ग्रुप यानी सीरियन नेशनल आर्मी SNA में जम करने की भी कोशिश की थी, मगर यह कोशिश कामयाब नहीं हो पाई थी। अब जब दमिश्क HTS के कंट्रोल में है तो HTS के हाथ ऐसे वसाइल भी लग चुके हैं कि वो एक खुद मुख्तार रास्ता भी इख्तियार कर सकता है, जो मुमकिन तौर पर तुर्की के मफादात से टकरा सकता है। तुर्की के स्ट्रेटेजिक अपर हैंड के अलावा इस वक्त शाम की मौजूदा सूरत हाल से सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले ममालिक में अमरीका और इजराइल शामिल हैं, क्योंकि इससे शाम में ईरान का असर व रसूख कमजोर हुआ है। और एक रिटायर्ड अमरीकी जनरल वेस्ले क्लार्क ने 2007 में ही ये इंकिशाफ कर दिया था कि अमरीका 7 मुस्लिम ममालिक को गिराने की एक तवील मुद्दत मंसूबे पर काम कर रहा है, जिनमें इराक, शाम, लीबिया, लेबनान, सुडान, सोमालिया और आखिर में ईरान शामिल थे। So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper. He said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. यूं तो ये मंसूबा 5 साल में मुकम्मल होना था, ताहम अमेरिका को इसमें थोड़ा सा ज्यादा वक्त लग गया, लेकिन आखिरकार वो इन तमाम ममालिक को गैर मुस्तहकम करने में कामयाब जरूर हो गया। शाम जो तकरीबन 2 दहाइयों से मुसलसल गैर मुस्तहकम रहा है वो भी आज ढेर हो चुका है और अब मुख्तलिफ ताकतों के हाथों में तकसीम होकर बंदर बांट का शिकार है। अमेरिका के हदफ पर अब बस एक मुल्क बाकी बचा है और वो है ईरान। अमेरिका में आने वाली ट्रंप इंतजामिया को दीगर कई चैलेंजेस के साथ साथ एक और अहम फैसला भी करना होगा कि क्या वो शाम में असद के बाद की सूरत हाल को अमरीकी तसल्लुत में रखने के लिए मुदाखलत बढ़ाएगा या मुहतात रवैया अपनाते हुए इंसानी इमदाद और जो सिफारती हल है उस पर तवज्जो मरकूज करेगा। वहीं इसराइल के लिए दमिश्क के सुकूत में मिले जुले नताइज शामिल हैं, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में एक एक्सपेंशनिस्ट ज़ायनिस्ट स्टेट के लिए बहुत सारे मौके भी मौजूद हैं। अगरचे ईरान अब भी खित्ते में एक खतरे के तौर पर मौजूद है, लेकिन शाम के इक़्तिदार पर काबिज होने वाले बाज़ सुन्नी जिहादियों से भी इसराइल को चैलेंजेस का सामना हो सकता है। जब तक शाम में कोई मजबूत मरकजी हुकूमती अथॉरिटी कायम नहीं हो जाती, इसराइल अपनी तोसीही पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए ग्रेटर इसराइल के दरीना ख्वाब को पूरा करने की कोशिश जरूर करेगा, और जिसका आगाज उसने गोलान हाइट्स से अपनी फौजों की पेशकदमी से कर दिया है। और जो टाइम्स ऑफ इसराइल है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वो क्लेम कर रहा है कि महज 16 से 17 किलोमीटर के फासले पर है दमिश्क से इस वक्त जो इजरायली फोर्सेस हैं, जबकि इसराइल के एक वजीर की जानिब से गुज़श्ता ही रोज़ ये कहा गया था कि ग्रेटर इसराइल का ख्वाब पूरा करने का अब वक्त आ गया है और ग्रेटर इसराइल की जो ज़मीन है उसमें दमिश्क भी शामिल होता है। और इस वक्त जो राइट विंग ज़ायनिस्ट हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं या वो ये चैंटिंग कर रहे हैं कि ग्रेटर इसराइल को अब पूरा होना चाहिए और दमिश्क पर कब्ज़ा इसराइल को अब कर लेना चाहिए, क्योंकि इसराइल इस वक्त ऐसी पोजीशन में है और सीरिया की मौजूदा सूरत हाल भी इसराइल को इसकी इजाज़त देती है। इसके अलावा शामी बागियों में भी इसराइल का एक मुमकिना इत्तेहादी मौजूद है और वो है SDF।
जिसका फुल फॉर्म है सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स। एसडीएफ इस वक्त शुमाल मशरकी शाम पर काबिज है और अमेरिका से फौजी इमदाद हासिल कर रहा है। इस सपोर्ट के साथ इजराइल शाम की मशरकी सरहद के साथ एक कंट्रोल्ड बाउंड्री लाइन बना सकता है, जिसे आप एक पाथवे या राहदारी भी कह सकते हैं, जो बिल्कुल सीध में एसडीएफ के ज़ेरे कब्जा इलाके से जुड़ सकती है। और इस तरह इजराइल के ज़ेरे तसल्लुत ये राहदारी हिजबुल्लाह तक ईरानी इमदाद पहुंचाने का इकलौता ज़मीनी रास्ता भी ब्लॉक कर देगी और हमास को दरपेश चैलेंजेस में मजीद इजाफा हो जाएगा। तहम ऐसे किसी भी अरेंजमेंट से सिर्फ ईरान ही मुतासिर नहीं होगा, बल्कि तुर्की के लिए भी एक बड़ा सिक्योरिटी रिस्क पैदा हो जाएगा, क्योंकि तुर्की एसडीएफ को एक ख़तरा समझता है। दरअसल एसडीएफ अमेरिका समेत आलमी सतह पर एक तस्लीम शुदा दहशतगर्द ग्रुप पीकेके का ही एक ऑफ शूट है। पीकेके एक कुर्द अलहदगी पसंद ग्रुप है जो तुर्की, ईरान, इराक और मिडल ईस्ट के दीगर मुल्कों में दहशतगर्दाना हमलों का जिम्मेदार है। दरअसल पीकेके का ये मुतालबा है कि जो स्कैटर्ड कुर्द कम्युनिटी है या कुर्द पॉपुलेशन है, आबादी है, जो कि मिडल ईस्ट के अरब के मुख्तलिफ ममालिक में बिखरे हुए हैं, उनको मिलाकर एक अलहदा कुर्द रियासत बना दी जाए, ताकि जो कुर्द कम्युनिटी है उनके जो हुकूक हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। और मिडल ईस्ट के दीगर मुल्कों के साथ साथ तुर्की में भी एक खासी कुर्द पॉपुलेशन मौजूद है, इसीलिए तुर्की में यही जो पीकेके कुर्द मलेशिया ग्रुप है वो इंसर्जेंसीज क्रिएट कर रहा है। तो तुर्की इसलिए इससे मुतासिर हो सकता है और ऐसी किसी भी अरेंजमेंट की सूरत में जहां पर अमेरिका जो है वो इजराइल का अपर हैंड कायम करने के लिए तुर्की को सेटबैक देता है, तो तुर्की रिटेलिएट कर सकता है और एक नया तनाज़ा मिडल ईस्ट में जन्म ले सकता है। बदकिस्मती से मशरिक़ वुस्ता में मुस्तक़बिल करीब में भी अमन का क़याम एक ख्वाब ही नज़र आ रहा है और ये डेवलपमेंट ग्रेटर इसराइल मंसूबे की मुमकिना इब्तिदा हो सकती है। और आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि एक ग्रेटर इसराइल का वाज़े नक्शा नज़र आना शुरू हो जाए, क्योंकि एक जानब जब सीरिया में टेरिटोरियल गेन्स हासिल कर रहा है इजराइल, तो इससे पहले गज़ा की एनेक्सेशन हो चुकी है और सदरन जो लिबनान है उस पर भी इजरायली फोर्सेस काबिज हो चुकी हैं। तो एक वाज़े शक्ल बनती हुई नज़र आ सकती है। आने वाले दिनों में ग्रेटर इसराइल का नया मैप नज़र आ सकता है और इसके अलावा सीरिया तो मौजूद हो सकता है नक्शे में, मगर उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो बहुत हद तक श्रिंक हो सकती हैं। इसके अलावा दूसरी जानिब अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए तुर्की कुर्द अलहदगी पसंदों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शुमाली शाम पर काबिज होने की कोशिश भी बढ़ा सकता है। दमिश्क पर बागी फोर्सेस का कब्जा शामी तनाज़े का इख्तिताम हरगिज नहीं है, बल्कि ये एक नया आगाज है उस बदअमनी का जो आने वाले दिनों में हम देखने जा रहे हैं, जो मजीद चैलेंजेस से लैस होगी। मुल्क का मुस्तकबिल इस बात पर मुनहसर होगा कि बागी दड़े अपने अंदरूनी इख्तलाफात को ख़त्म करते हुए लड़ाई से गवर्नेंस की तरफ कितनी जल्दी मुंतकिल हो पाते हैं और हकीकी अमन के क़याम के लिए किस कदर इक़दामात किए जा सकते हैं। वहीं इलाकाई और आलमी ताकतों के लिए दाव पर लगी हुई चीज़ें पहले से ज़्यादा अहम हो गई हैं।